हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फास्ट टैग टू 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन जस्ट 25 सेशंस, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स को जो है वो इंश्योर कर पाएं आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में खुद को एनरोल कर लें अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ पीवाईक्यू डिस्कशन भी। अब देखिए, जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में भी। जैसे नवंबर 2023 के अंदर ही सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था। तो गाइस, जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में क्योंकि क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोग इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जरूर जुड़े रहें सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स जो है इंश्योर कर पाएं आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स भी। तो अब आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स भी। अब देखिए, ट्रेडिशनली क्या देखा जाता था कि भी जो कस्टमर्स थे वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते थे इन द बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो था वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी इनके द्वारा, जिस वजह से इनको क्या होता था कि कन्वीनियंस भी फील होती थी और सेफ्टी भी फील होती थी। बट आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, रियल एस्टेट, गोल्ड ईटीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं आज की डेट में। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं दीज आर एक्चुअली सुटेबल फॉर दोज इंडिविजुअल जिनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है अभी। अब वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में भी। अब देखिए, अल्टरनेटिव एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? दीज आर एनी नॉन ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल एसेट्स नहीं होते हैं। पहले तो आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि दीज आर नॉन ट्रेडिशनल एसेट विद अ पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू दैट वुड नॉट बी फाउंड इन द स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब फ्यूचर के अंदर इनकी हम लोगों को एक अच्छी खासी पोटेंशियल वैल्यू जो देखने के लिए मिलती है, इकोनॉमिक वैल्यू देखने के लिए मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस। ठीक है, अब क्या कुछ एग्जांपल हो जाते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स का, जैसे आर्ट एंड एंटीक्स हो गए, प्रीशियस मेटल्स हो गए, फाइन वाइन, रेयर स्टैम्प, क्वाइंस, स्पोर्ट्स कार्स एंड अदर कलेक्टेबल्स। तो आप लोगों को पता होगा कि भी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज नोन एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है वहाँ पे जब भी एक्सकेवेशन होती है तो हम लोगों को वहाँ पे कुछ यूनिक आर्ट जो है देखने के लिए मिलता है, या फिर रबर स्टैम्प्स वगैरह पुरानी देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पे निकलती हैं। सो उनकी वैल्यू हम लोगों को जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें विंटेज कार्स की, तो इनकी भी जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है। सिमिलर इज द केस विद ओल्ड वाइन गाइस। सो दीज आर दी अल्टरनेटिव एसेट्स जहाँ पे इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और ये जो अल्टरनेटिव एसेट्स हैं इनकी हम लोगों को एक फ्यूचर पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू देखने के लिए मिलती है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट के अंदर पार्ट बनते हैं दोज आर बॉन्ड्स भी। अब देखिए, बॉन्ड्स क्या हैं? बॉन्ड्स आर दी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इनके थ्रू जो इन्वेस्टर है उसको एक फिक्स्ड इनकम रिसीव होती है। अब कौन जो है बॉन्ड को इशू कर सकता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं, कॉरपोरेशंस के द्वारा और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा भी बॉन्ड्स को जो है वो इशू किया जा सकता है अभी। अब अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो जो इशूअर है, इशूअर मतलब जो गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन है या फिर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनके द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि भी एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर को पे किया जाएगा फॉर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। जैसे अगर 5 साल हम लोगों को जो है लाइफ देखने के लिए मिल रही है बॉन्ड की, तो 5 साल तक एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर को पे किया जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो फेस वैल्यू है दैट विल बी पेड एट द मेच्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड टू द इन्वेस्टर गाइस। मतलब 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो फेस वैल्यू है वो पे कर दी जाएगी टू द कस्टमर या फिर इन्वेस्टर भी।
अब ये जो बॉन्ड मार्केट रहती है गाइज, ये बहुत ही हम लोगों को जो है वो स्टेबल देखने के लिए मिलती है। इट इज़ नॉट एज वॉलेटाइल एज द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जबकि जो बॉन्ड मार्केट है इट इज़ कंपेरेटिवली स्टेबल इन नेचर। सो इसीलिए ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है एज अ इन्वेस्टमेंट जो कि लोअर रिस्क जो है वो बियर करना चाहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक मार्केट का सिनेरियो रहता है कि भी हाई रिस्क अगर आप लोग लेते हैं तो हायर विल बी द रिटर्न, एंड अगर आप लोग लो रिस्क लेते हैं तो लोअर विल बी द रिटर्न भी। तो जो कस्टमर या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो लो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बॉन्ड मार्केट जो है सुटेबल रहती है गाइज। अब अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में भी। अब ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, दीज आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। अब ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये परचेजर को राइट देते हैं, मतलब इन्वेस्टर को राइट देते हैं टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू द शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के द्वारा मान लेते हैं बॉन्ड इशू किया गया, ठीक है। अब जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पे इशू किया और अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो उस इन्वेस्टर, मान लो अमित नाम का कोई इन्वेस्टर है, तो अमित के पास अब राइट है टू गेट दिस बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ दिस टाटा कंपनी गाइज। और कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा ये बॉन्ड और हर एक शेयर का प्राइस क्या होगा, दैट विल बी प्री डिटरमाइंड, पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा जब ये बॉन्ड इशू किया जाएगा गाइज। अब तीन तरह के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, रेगुलर बॉन्ड्स, मैंडेटरी बॉन्ड्स और रिवर्स बॉन्ड। रेगुलर बॉन्ड क्या है, जहां पे जो इन्वेस्टर है उसकी मर्जी रहती है कि भाई वो इस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो नहीं करे भाई। मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, जहां पे जो इन्वेस्टर है उसको मैंडेटरीली उसको कंपल्शन हो जाती है उसके ऊपर कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद उसको इस बॉन्ड को जो है वो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ द इशूइंग कंपनी। रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, जहां पे जो इन्वेस्टर है वो इन शेयर्स को वापस से जो है बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड गाइस, ठीक है। सो दीज आर द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दीज कैन बी इशूड बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको इशू किया जा सकता है। अब दीज आर जनरली इशूड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, लगभग 5 से 40 साल का इनका टेन्योर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये क्यों इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो बॉन्ड इशू करेगी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और उस बॉन्ड को जो इन्वेस्टर परचेज करेंगे वो जो पैसा देंगे उस पैसे के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है भी। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दीज आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सेफ इन नेचर, जिस वजह से हम लोग इनको गिल्ट एज्ड फंड्स भी बोल देते हैं। और इनके थ्रू एक स्टेबल रिटर्न जो इन्वेस्टर को प्रोवाइड की जाती है। जो रिटर्न रहती है वो टिपिकली 7 से 10% के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द फिक्स्ड रेट बॉन्ड भी। अब ये जो हमारे बॉन्ड्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही हम लोगों को अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के बारे में। अब ये जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स रहते हैं इनका एक हम लोगों को लॉक इन पीरियड जो देखने के लिए मिलता है लगभग 1 से 5 साल के बीच में। इसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहता है, नाम से ही समझ आ रहा है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर फॉर द एंटायर टेन्योर रिगार्डलेस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग मार्केट रेट्स। मतलब मार्केट रेट में जो मर्जी चेंज आए, जो इन्वेस्टर है उसको एक फिक्स्ड रेट जो प्रॉमिस किया गया है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए लुक्रेटिव ऑप्शन हो जाता है जब भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेट्स हैं वो फॉल करने वाले हैं। जैसे मान लो मार्केट रेट जो है वो चल रहा है 15%, ठीक है। अब हम लोगों को पता है मार्केट रेट में जो है वो डाउनफॉल आने वाला है, ये कम होकर के जो है वो 8% पे आने वाले हैं। बट फिक्स्ड रेट बॉन्ड जो है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तब हम लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स में जब हम लोगों को पता है कि भी मार्केट में जो है वो डाउनफॉल आने वाला है, मार्केट रेट्स जो है वो फॉल करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 6.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 एम्प्लाइज कि भी 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और मैच्योरिटी ईयर कितना है 2024 है भी, ठीक है। तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स में ध्यान रखना है आप लोगों ने कि भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है इन्वेस्टर को रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द फ्लक्चुएटिंग मार्केट रेट्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अब ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक चेंजेस इन द मार्केट रेट, कि भाई मार्केट रेट में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के ऊपर उसके अंदर भी हम लोगों को जो है वो चेंज देखने के लिए मिलता है गाइज। अब यहाँ
यहाँ पे क्या कुछ फैक्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर। सो फर्स्ट वन इज द बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट जिस रेट के साथ में जो है वो लिंक किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, विच इज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ दिस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट फैक्टर इज स्प्रेड एंड थर्ड वन इज द रीसेट फ्रीक्वेंसी। रीसेट फ्रीक्वेंसी कि भाई कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों को रीसेट करना पड़ेगा। अब ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं टू मिटिगेट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी हम लोगों को ये लगता है कि भाई जो रेट्स हैं वो राइज करने वाले हैं, अब जैसे मान लो मार्केट रेट जो है वो चल रहा है 8% का, अब हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट रेट जो उनके अंदर इंक्रीज आने वाला है, अब ये मार्केट रेट बढ़ के मान लो 12% होने वाले हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जब हम लोगों को लगता है मार्केट रेट बढ़ने वाले हैं, जिस वजह से फिर अगर मार्केट रेट बढ़ेंगे तो हम लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है इन बॉन्ड के ऊपर वो भी बढ़ा हुआ मिलता है गाइस, ठीक है। सो दीज आर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड का पार्ट बनता है दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड भाई। अब ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है इनको इशू किया जाता है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रहता है दैट इज इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन। इंडेक्स टू इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसको जो है एडजस्ट कर दिया जाता है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रहता है। अब यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स रहते हैं दीज आर बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज फॉर द कंज्यूमर लेवल और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो होलसेल मार्केट के साथ में जो है डील करता है अभी, तो इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्टमेंट कर दी जाएगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द सोवरन गोल्ड बॉन्ड भी। अब देखिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात की जाए तो यहीं से हम लोगों ने देखा कि PYQ भी फ्रेम किया गया था। अब ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है ये इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज को अलाउ करते हैं कि भी वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें इन द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट। अब यहाँ पे ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है इनकी जो नॉमिनल वैल्यू रहती है वो हम लोगों को जनरली देखने के लिए मिलता है कि दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड। मतलब जो 99% प्योरिटी वाला गोल्ड है उस 99% प्योरिटी वाले गोल्ड का जो एवरेज प्राइस रहा है पिछले 3 दिनों के अंदर दैट विल बिकम द इशुएंस प्राइस ऑफ दैट सोवरन गोल्ड बॉन्ड भी। अब ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है इनका हम लोगों को 8 साल का टेन्योर देखने के लिए मिलता है, जबकि जो लिक्विडिटी है दैट इज पॉसिबल आफ्टर द 5 ईयर्स भी। 5th ईयर के बाद जो है इनको लिक्विडेट किया जा सकता है और जो इंटरेस्ट मिलेगा इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर दैट इज जनरली टैक्सेबल इन नेचर गाइज। बट हाँ अगर आप लोग जो है इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल तक 8 ईयर्स विच इज द मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स तक अगर होल्ड करके रखते हैं एज इन्वेस्टर तो आप लोगों पे ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स फिर नहीं लगाया जाएगा गाइस। तो ये हम लोगों ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द जीरो कूपन बॉन्ड भी। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू रहती है बॉन्ड की उसके ऊपर डिस्काउंट कुछ प्रोवाइड करके जीरो कूपन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। अब यहाँ पे कस्टमर्स डायरेक्टली किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न नहीं कर पाते हैं, बट जो इंटरेस्ट है दैट इज इनडायरेक्टली अर्नड फ्रॉम द डिफरेंस इन द डिस्काउंटेड वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। मतलब अगर फेस वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 100 रुपीज है और 10% के डिस्काउंट के ऊपर उसको इशू किया जा रहा है फेस वैल्यू के, तो यहाँ पे जो ये 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू और जो फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस है यहीं से इनकम जो है अर्न कर पाता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी। फॉर एग्जांपल अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीम्ड एट पार इन 3 मंथ। सो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। ध्यान रखना है आप लोगों ने, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में किसी भी तरह का डायरेक्ट इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर या फिर इन्वेस्टर जो है वो अर्न नहीं करता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। अब देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे सोशल वेलबींग के लिए कुछ करना है, सोशल मतलब सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई हम लोगों को डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जो फंड रेज किया जाएगा वो किया जाएगा बाय इशूइंग द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। 2 तरह के ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जनरल ऑब्लिगेशन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एंड रेवेन्यू बॉन्ड्स। अब जो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, दोज आर पेड फ्रॉम द जनरल रेवेन्यूज, जबकि जो रेवेन्यू बॉन्ड है वो पे किए जाते हैं बाय द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लिसिट प्रोजेक्ट। मतलब रेवेन्यू बॉन्ड के थ्रू, रेवेन्यू बॉन्ड को जब भी इशू किया जाएगा तो वहां पे
रेवेन्यू बॉन्ड के अगेंस्ट जो अमाउंट पे किया जाएगा इन्वेस्टर को, दैट विल बी पेड फ्रॉम द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लिसिट प्रोजेक्ट। मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए ये बॉन्ड्स इशू किए गए थे, उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो इनकम आना स्टार्ट होगी, उस इनकम के थ्रू जो है वो पेमेंट की जाएगी इन केस ऑफ रेवेन्यू बॉन्ड्स भी। अब अगर हम लोग बात करें मैच्योरिटी पीरियड की, तो हम लोग देख पाते हैं कि जो रेवेन्यू बॉन्ड्स हैं उनका एक मैच्योरिटी पीरियड हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू द जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड भी। क्योंकि एक प्रोजेक्ट, मान लो एक पुल को बनाने के लिए जो है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया गया, ठीक है, या फिर एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू किया गया। अब वो वाटर स्टोरेज फैसिलिटी जब बनके तैयार हो जाएगी, जब उसके थ्रू रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तब वहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पेमेंट कर पाएंगे अगेंस्ट दिस रेवेन्यू बॉन्ड्स। तो इसलिए इनका मैच्योरिटी पीरियड हम लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू द जनरल ऑब्लिगेशन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज इंश्योरेंस। अभी तक हम लोगों ने अल्टरनेटिव एसेट्स और बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं थर्ड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज इंश्योरेंस। अब देखिए इंश्योरेंस क्या है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है और एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है, जहां पे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर या फिर इंश्योर्ड एंटिटी बोल देते हैं, इनके द्वारा एक रेगुलर फी पे की जाती है टू द इंश्योरेंस कंपनी। और वो जो रेगुलर फी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम बोल दे रहे हैं। अब बदले में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इस प्रीमियम के बदले में प्रोटेक्शन या फिर कवरेज प्रोवाइड करती है इस इंश्योर्ड एंटिटी को अगेंस्ट द स्पेसिफिक पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस और रिस्क भी। मतलब जो फ्यूचर में फाइनेंशियल रिस्क बियर करना पड़ सकता है, उसके अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड की जाती है टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल बाय द इंश्योरेंस कंपनी गाइस। सो इंश्योरेंस एक हिसाब से हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिल रहा है अभी। आफ्टर दैट इंश्योरेंस अलग अलग तरह के रिस्क के अगेंस्ट में जो सेफगार्ड प्रोवाइड करती है एंटिटीज को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोटेक्ट करती है फैमिली को विद अ पे आउट अपॉन डेथ। मतलब अगर डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, तो वहां पे एक पे आउट जो है वो एक अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाता है फैमिली को, इंडिविजुअल की जिसने इंश्योरेंस ले रखी थी। हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर करती है मेडिकल एक्सपेंसेस को, कि भाई अगर कल को आप लोग बीमार हो जाते हैं, कोई सर्जरी हो जाती है, तो खर्चा आप लोगों को नहीं करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी वहां पे। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है, विच प्रोवाइड्स इनकम ड्यूरिंग द फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब अगर किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहां पे इनकम जो है प्रोवाइड की जाती है बाय दिस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। आफ्टर दैट ऑटो इंश्योरेंस जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको एक शील्ड प्रोवाइड करती है कि भाई कल को अगर व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया या खड़ी खड़ी व्हीकल को कोई जो है वो हिट करके चला गया, तो उस केस में जो उसको रिपेयर करवाने का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी फिर बियर करेगी, तो उसको बोलते हैं ऑटो इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस जो है हमारी प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज होता है, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जिस वजह से हमारा जो घर है उसको कोई डैमेज हो जाता है, तो उस केस में जो लॉस है उसको कवरेज प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम लोगों ने अपने घर की जो है वो होम इंश्योरेंस करवा रखी है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, दैट इज म्यूचुअल फंड गाइस। अब देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, इट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल वेयर मल्टीपल इन्वेस्टर कंबाइन देयर मनी टू बाय अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड और अदर एसेट मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो राम, श्याम, मोहन और अमित, ये हम लोगों को जो चार इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इनके पास सरप्लस वेल्थ तो है पड़ी हुई, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्ट कर पाए। तो इनके और ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है, मतलब ये मिनिमम रिस्क को बियर करते हुए मैक्सिमम रिटर्न फैच करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। तो इनकी क्योंकि कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉमन इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, पूल कर दिया। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मल्टीपल काइंड ऑफ अदर एसेट्स के अंदर जो था इन्वेस्ट कर दिया इनके पैसे को। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है बाय द प्रोफेशनल, दैट इज योर फंड मैनेजर, जिसको हम लोग बोल देते हैं अभी। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है वहां पे हम लोगों को अलग अलग तरह के स्टॉक्स, अलग अलग तरह के बॉन्ड और अलग अलग तरह के एसेट्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं। आपका ये जो पोर्टफोलियो, इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। देयर विल बी लिक्विडिटी अवेलेबल। लिक्विडिटी मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने जो फंड्स हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर,
उनको जो है रिडीम कर सकता हूँ गाइस। आफ्टर दैट ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट को जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अदरवाइज हो सकता था कि ये राम श्याम मोहन और अमित अकेले अकेले अगर इन्वेस्ट करते तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स बॉन्ड्स के अंदर ये इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं। अब जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो मान लेते हैं कि राम ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, श्याम ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अमित ने 3,000 किए और मोहन ने 4,000 किए। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है वो इनको यूनिट्स अलॉट कर देते हैं गाइज, इनको यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच इन्वेस्टर भी। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बोल दे रहे हैं अभी। आफ्टर दैट अब म्यूचुअल फंड में ही हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, जहां पे इट इज अ डिसिप्लिन्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहां पे जो इन्वेस्टर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर एट द रेगुलर इंटरवल, के भाई हर महीने में 500 रुपये दूंगा, हर क्वार्टरली में जो है वो 1,000 रुपये दूंगा। सो अलग अलग तरह से वो फ्रीक्वेंसी चूज कर सकता है फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन म्यूचुअल फंड टू चूज देयर म्यूचुअल फंड स्कीम भाई, टू देयर चूजन म्यूचुअल फंड स्कीम। मतलब जो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, कोई डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है, कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो वहां पे जिस भी स्कीम में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू वो हर महीने या फिर हर क्वार्टर डिपेंडिंग अपॉन देयर विल एंड चॉइस दे कैन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल्स भी। आफ्टर दैट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है, तो देखिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो है वो एक इन्वेस्टर को एनेबल करता है कि भाई उन इन्वेस्टर्स के द्वारा एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है विड्रॉ किया जा सके एट द स्पेसिफाइड इंटरवल विद फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द कितना अमाउंट जो है विड्रॉ करना है और कितनी फ्रिक्वेंटली वो अमाउंट विड्रॉ करना है। क्या हर महीने अमाउंट विड्रॉ करना है, हर क्वार्टर में अमाउंट विड्रॉ करना है, हर 6 महीने में अमाउंट को विड्रॉ करना है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन्वेस्टर के पास भी। और प्री डिटरमाइंड डेट के ऊपर जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो अलॉट किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उन यूनिट्स को जो है वो पोर्टफोलियो के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को जो सेल आउट कर दिया जाएगा और जो फंड वहां पे रिसीव होंगे उन यूनिट्स को सेल आउट करने से उन फंड्स को फिर आपके अकाउंट में जो है वो इन्वेस्टर के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा गाइस। सो दिस इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रियल एस्टेट सर्विसेज के बारे में। अब देखिए रियल एस्टेट जो एसेट्स हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक फैमिली की वेल्थ के अंदर और एक क्रूशियल रोल निभाते हैं इन द कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है। बोलते हैं कि भी या तो आप लोग जो आप, क्योंकि अगर आप लोगों ने घर बना लिया या फिर कोई बिल्डिंग बना ली जिसके थ्रू आप लोगों को इनकम आना स्टार्ट हो गई, सो दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट वेल्थ, फ्यूचरिस्टिक आप लोगों को इनकम वहां पे देखने के लिए मिलती है गाइस। अब जो रियल एस्टेट के फंड्स हैं, रियल एस्टेट फंड्स क्या हैं, रियल एस्टेट फंड्स जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिनका यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर रियल एस्टेट लिंक्ड सिक्योरिटीज। तो जो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज रियल एस्टेट फंड्स। आफ्टर दैट अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। अब एक्चुअल में ये जो एंटिटी है ये ओन और ऑपरेट करती है रियल एस्टेट को इन ऑर्डर टू जनरेट द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर द कस्टमर्स भी। ठीक है, अब ये जो हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इट मैनेजेस द रियल एस्टेट पोर्टफोलियो एंड मॉर्टगेजेस इंक्लूडिंग लीजिंग सर्विसेज के भी लीज के ऊपर जो है अगर किसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है और या फिर रेंटल इनकम हम लोगों को जो है जनरेट करनी है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू भी। अब क्योंकि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये ऑपरेट करती है थ्रू कॉमन पूलिंग ऑफ सोर्सेज, मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको पूल किया जाता है, जिस वजह से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन रियल एस्टेट्स के अंदर, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं हो सकता था उनके लिए अगर ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ना होता। बिकॉज रियल एस्टेट में अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अगर अपने एंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है विदाउट यूजिंग दिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ उसके पास होना चाहिए भी। ठीक है, so which generally requires big ticket investment to generate the returns भी। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट यहाँ पे ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसके थ्रू हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो भी रियल एस्टेट के जो एसेट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर पाए भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट इज विल राइटिंग भी। अब देखिए बिना विल के जो पर्सनल एसेट्स हैं जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिकली डिसबर्स कर दिए जाते हैं टू द लीगल हेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जिस वजह से हम लोगों को कुछ
फैमिली के अंदर जो है इश्यूज भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मान लो एक मोहन नाम के इंडिविजुअल थे, इन्होंने जो था वो विल क्रिएट नहीं की थी, तो इनकी जो लीगल हेयर है, लीगल हेयर मतलब जो इनका बेटे हैं, ठीक है, इनका जो बेटा है जिसका नाम हम लोगों को बलवंत देखने के लिए मिल रहा है, उस बलवंत को जो है वो इनके जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिस वजह से इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है फैमिली के अंदर। और ये विल होती क्या है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से मोहन के एसेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मोहन की डेथ के बाद भी। अब ये जो विल राइटिंग है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर चूजिंग द इनहेरिटर्स एंड मॉडिफाई द विल एज नीडेड। अब मान लो पहले मोहन ने बोला कि मेरा जो बेटा है बलवंत, उसको मेरे सारे के सारे एसेट दे दिए जाने चाहिए मेरे जाने के बाद, बट बाद में इसको लग रहा है कि यार बलवंत जो कि मेरा बड़ा बेटा है वो तो कुछ भी मेरी टेक केयर ही नहीं कर रहा है, हालांकि जो मेरा छोटा बेटा है सोहन, सोहन जो है वो मेरी पूरी देखभाल कर रहा है। तो ये बाद में किसको जो है वो इन्होंने इनहेरिटर बनाना है अपने इस विल का, अपने इन एसेट्स का, उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं बाय द इंडिविजुअल हु इज क्रिएटिंग हिज विल भी। अब ये जो विल राइटिंग है ये सिंप्लीफाई कर देती है फैमिली के मैटर्स को एक इंडिविजुअल के पास ऑन होने के बाद, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट होने से जो है वो रोके जा सकते हैं गाइज। क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो सकता था ना कि भाई नहीं भाई बलवंत बोलता मुझे चाहिए, सोहन बोलता मुझे चाहिए, 50-50% करो। बलवंत बोल सकता था कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा जो है वो एसेट ट्रांसफर होने चाहिए, सोहन बोल सकता था कि भाई मैं छोटा हूँ, मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है, बलवंत तू तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, तो मुझे जो है ज़्यादा एसेट मिलने चाहिए। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता था, तो इस कन्फ्लिक्ट को रोकने में भी हेल्प करती है विल राइटिंग भी। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। Question is, Mr. Arjun, a salaried employee, want to invest regularly in a mutual fund to build wealth over the time. He decided to invest 5,000 every month in a selected mutual fund scheme. After 15 years, once he accumulates a substantial corpus, he plans to receive 20,000 every month from the same mutual fund to meet his post-retirement expenses. With reference to the mutual fund strategies used by Mr. Arjun, consider the following statements. Your statements are: the monthly investment of 5,000 represents a systematic investment plan. The monthly withdrawal of 20,000 represents a systematic withdrawal plan. Under the SIP, investor invest a fixed amount at regular interval in a mutual fund scheme. Under the SWP, that is a systematic withdrawal plan, unit of mutual fund are sold periodically to transfer fund to the investor's account. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 3, 4, 1, 2, 3 and 4 only भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. चारों की चारों स्टेटमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रही हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द अल्टरनेटिव एसेट्स consider the following statements. Your statements are: alternative assets refer to non-traditional assets with potential economic value that are not normally part of standard investment portfolio. Art and antiques can be considered alternative assets. Precious metal and fine wine can form part of alternative asset investment. Alternative asset include only financial securities traded in the stock markets. So which of the above statements are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. Fourth statement गलत क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है कि भी अल्टरनेटिव एसेट्स इंक्लूड ओनली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। नहीं भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अलावा जो ओल्ड वाइन, हम लोगों को जो विंटेज कार्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो यूनिक आर्ट या फिर एंटिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, दोज आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव एसेट गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। आफ्टर दैट विद रेफरेंस टू द बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बॉन्ड आर द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. बॉन्ड कैन बी इशूड ओनली बाय द गवर्नमेंट. The issuer promises to pay periodic interest and repay the principal at the maturity. Bond market is generally less volatile compared to the equity market. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. तो भी बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू नहीं किए जाते हैं, बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा भी इशू किए जाता है बॉन्ड्स का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख पाते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा भी बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द जीरो कूपन बॉन्ड्स
Consider the following statements. Your statements are: zero coupon bonds are issued at a discount to their face value. These bonds pay periodic interest in the form of coupon payments. The return is earned from the difference between the purchase price and the face value at maturity. These bonds are redeemed at par value on maturity. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4B. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. Second statement क्या बोल रही है? These bonds pay periodic interest in the form of coupon payment. नहीं भी, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में हम लोगों को जो है पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव नहीं होती है. यहाँ पे जो इनकम एक इन्वेस्टर को अर्न होती है वो होती है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू एंड द फेस वैल्यू गाइस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. Next is, with reference to the sovereign gold bond, consider the following statements. Sovereign gold bonds allow investment in gold in digitized form. The nominal value is based on the average closing price of the gold of 10 days prior to the issuance. The tenure of the sovereign gold bond is 8 years with an exit option available after 5 years. Capital gain are exempt if the bond are held till maturity. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4B. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. अब second statement हमारी गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 days नहीं भी, 3 days prior to the issuance जो sovereign gold bond issue किया जाएगा तो उस sovereign gold bond के issuance के 3 दिन पहले जो 99% प्योरिटी वाला गोल्ड है उसका क्या क्लोजिंग एवरेज प्राइस रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो नॉमिनल वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन एंड ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाता है. तो ये हम लोगों ने अलग अलग तरह के जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर ली. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग एक डिटेल्ड जो है वो गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें. यहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा. जहाँ जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया. अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो है वो देखने के लिए मिलेगा जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों को जीआईबी एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी. ठीक है, जहाँ पे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस. एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएंगी और आप लोग कंसेप्ट को जो है वो रिवाइज कर पाए इसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाए सही से इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में एनरोल करना है खुद को तो स्क्रॉल कर लेंगे. यहीं पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा. इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी. और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है तो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. इसके अलावा आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की. अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर भी आप लोगों की जो कमांड है वो एस्टेब्लिश हो पाए भी. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.